नंबर वन, जो रूल है आउटलाइन का वो है इट मस्ट गिव कंप्रिहेंसिव इमेज। कंप्रिहेंसिव इमेज का मतलब ये है कि आपको जो ऐसे का रीडर है, जो आपका एग्जामिनर है, जो चेकर है ऐसे के पेपर का, आउटलाइन पढ़कर उसको ये फीलिंग आए कि आपने जो उसकी रिक्वायरमेंट थी आउटलाइन की वो पूरी कर दी है, जो ऐसे की रिक्वायरमेंट थी वो पूरी कर दी है। आपकी आउटलाइन उसको ये इमेज दे कि आपने जो जो पूछा गया है आपके ऐसे में, आपने सारी एंगल्स पे उसको डिस्कस किया है और वो रेलेवेंट है। आउटलाइन के नॉर्मली मार्क्स नहीं होते, मार्क्स आउटलाइन के नॉर्मली नहीं होते, लेकिन इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन टर्म्स ऑफ मेकिंग योर माइंड ऑफ योर ऐसे चेकर। मार्क्स नहीं होते लेकिन आपको ये पास और फेल करवा सकती है आउटलाइन। फेल किस तरह करवा सकती है कि आपने आउटलाइन में ही गलतियां कर दी, गलत डायरेक्शन पे ले गए, इररिलेवेंट टाइप के पॉइंट्स लिख ले, आप टॉपिक समझ ही नहीं पाए। तो वो जो चेकर होगा वो आउटलाइन पढ़ के वो डिसाइड कर लेगा कि ये जो पेपर है ये पास करने जैसा है या फेल करने जैसा है। क्योंकि आउटलाइन में आपको आपकी उसको अंग्रेजी भी नजर आ जाएगी, आउटलाइन में आपको आप उसको आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स भी नजर आ जाएंगी, आउटलाइन में उसको आपकी रिलेवेंसी भी नजर आ जाएगी, आउटलाइन में उसको के लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स भी नजर आ जाएंगी। इट इज लॉन्चिंग पेड फॉर योर essay, इट इज डिसाइसिव स्टेप फॉर योर essay। तो इसकी जो आउटलाइन होनी चाहिए, रूल नंबर वन है दैट शुड बी कंप्रीहेंसिव, मतलब हर एंगल को पूरा करे। दूसरा रूल क्या कहता है, डिवाइड टॉपिक इनटू रिलेवेंट वेरिएबल्स। कुछ दो तीन एंगल्स के वेरिएबल्स निकालें एज पर नेचर ऑफ द टॉपिक, उनको डिवाइड करते हैं वेरिएबल्स में, फिर उनके सब पॉइंट्स लिखें। नंबर तीन जो रूल है वो ये है कि यूज कीवर्ड्स ऑफ मेन टॉपिक। जिस तरह आपने पिछले लेक्चर में आउटलाइन देखी थी कॉलोनियल मेंटेलिटी वाली, उसमें आपने देखा होगा, नोट किया होगा कि मोस्टली जो वर्ड है कॉलोनियल मेंटेलिटी जो टॉपिक में आया हुआ है या इम्पीडिंग द प्रोग्रेस, वो रिपीट हो रहे थे अक्सर पॉइंट्स में। इट वाज जस्ट टू स्टे रिलेवेंट, जस्ट टू शो एग्जामिनर कि आप रिलेवेंसी को कायम रखते हुए आगे जा रहे हैं। आपने कोशिश करना है कि कीवर्ड्स को रिपीट करें, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, बल्कि उससे आपको नेगेटिव फर्क नहीं पड़ता, पॉजिटिवली आपकी एक रिलेवेंसी कायम रहती है, आप टॉपिक से जुड़े रहते हैं। नंबर फोर, गिव सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट्स। अब कोई फ्रेजेस में आउटलाइन लिखता है, कोई सेंटेंसेस में आउटलाइन लिखता है, आप जो भी लिखें इट शुड बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी का मकसद ये है कि आपका जो आर्ग्यूमेंट है, आपका जो आउटलाइन का पॉइंट है, या आपका जो सेंटेंस है या फ्रेज है, उसको पढ़ने के बाद आपका एग्जामिनर सोच में ना बैठ जाए कि ये मैं कहना क्या चाहता है। मतलब आप जो कहना चाहते हैं इट शुड बी लाउड एंड क्लियर विद इन योर वन सेंटेंस और फ्रेज। पढ़ने वाले को समझ आ जाए कि ये जो पॉइंट इसने लिखा है
What does that writer want to say? इसका मतलब illustrate with phrases. अब इसका या give सब points if needed. ये आप इसको एग्जांपल्स उसमें लिख सकते हैं, सब हेडिंग्स दे सकते हैं, सब पॉइंट्स लिख सकते हैं अगर आप नेसेसरी समझते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों के जहन में काफी क्वेश्चंस होंगे, थोड़ा सा मैं खुद भी एक्सप्लेन करता हुआ चलता हूँ। एक तो ये है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि फ्रेजेस में लिखनी चाहिए, सेंटेंसेस में लिखनी चाहिए, तो इट इज अप टू यू, आप फ्रेजेस में लिखें, सेंटेंसेस में लिखें, अप टू यू। दूसरा, आप सोच रहे होंगे सब पॉइंट्स के बारे में। आजकल लोग क्या करते हैं कि 3-3 4-4 पेजेस पे आउटलाइन बना जाते हैं, उस आउटलाइन में डेटा भी लिखते हैं, उस आउटलाइन में सब पॉइंट्स में 2-3 पॉइंट्स, आधा पैराग्राफ या पूरा ही पैराग्राफ पॉइंट्स की शक्ल में आउटलाइन में लिखते जाते हैं और खुश होते हैं कि मेरी बहुत ही लंबी किस्म की आउटलाइन है, विच इज आई गेस वेरी रॉन्ग अप्रोच। उसका मतलब मकसद ये है कि आप हर चीज पॉइंट्स की शक्ल में उसको आउटलाइन में दे रहे हो, एंड यू आर कोटिंग सेम थिंग इन द पैराग्राफ्स। इंटरेस्ट लूज हो जाएगा रीडर का। रीडर मस्ट बी क्यूरियस कि इसने जो लिखा है कि सपोज इसने लिखा है पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए, फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियलाइजेशन जरूरी है, आप नीचे सब पॉइंट्स में लिखते हो, उसको एक्सप्लेन करके बता देते हो, पैराग्राफ नहीं पढ़ेगा आपका, वो कहेगा यार उसने इधर ही क्यूरियोसिटी खत्म कर दी। वो पैराग्राफ में फिर जाएगा कि इसमें क्या लिखा है, किस तरह जरूरी है इंडस्ट्रियलाइजेशन, किस तरह कर सकते हैं। तो कीप हिम इन क्यूरियोसिटी एंड सस्पेंस कि आप किस तरह उसको एक्सप्लेन करते हो। अगर आप हर चीज लिख रहे हो आउटलाइन में, सब पॉइंट्स में, तो वो उसकी रीडर की जो थ्रस्ट है नॉलेज की या पढ़ने की, वो खत्म हो जाती है। फिर आपका है इट शुड बी फ्लॉलेस। फ्लॉलेस का मतलब है कि आपकी गलतियां नहीं होनी चाहिए, आउटलाइन में गलती की गुंजाइश नहीं है। देयर इज नो रूम फॉर मिस्टेक्स इन आउटलाइन। उसकी वजह यह है कि जिस तरह आप कहते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। आपने आउटलाइन में फाउल कर दिए, आपने आउटलाइन में गलतियां कर दी, उसका माइंड बन जाएगा कि ये बंदा फारिग है, इसने स्टार्ट में ही गलतियां की हैं, आगे तो इसने गलतियों की माँ बहनें कर दी होगी। तो आपने मोहतात रहना है, कोशिश करना है गलती आउटलाइन में ना हो। बाकी जो एसेज आप लिखते हैं, अंदर इंसान है, तेजी तेजी में, जल्दी जल्दी में एका दुक्का गलतियां हो जाती हैं, डजेंट मैटर, इग्नोर भी हो जाती हैं अगर आप क्वालिटी अच्छी है। सही, आउटलाइन में इग्नोर नहीं होती गलती। 8वां पॉइंट है इट शुड बी आइदर इन फ्रेजेस और सेंटेंस फॉर्म। आप या तो फ्रेजेस में लिखें या सेंटेंस फॉर्म में लिखें, जिसको जिस तरह सूटेबल लगता है, इजी लगता है। नंबर 9 है प्रेजेंटेशन शुड बी फाइन। प्रेजेंटेशन का मतलब ये नहीं है कि आप आउटलाइन में फूल बनाए बैठ के। प्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि साफ सुथरा होना चाहिए आपका पेपर, ब्लू ब्लैक पेन, ब्लू ब्लैक मार्कर्स, डिसेंट तरीके से आप आउटलाइन लिखें अपनी। आपकी आउटलाइन पढ़ के किसी को ये ना लगे कि किसी ने गंद मारा हुआ है, कचरा फेंका हुआ है यहाँ पे, बिकॉज योर पेपर शोज योर पर्सनैलिटी। आपकी आपका पेपर आपकी पर्सनैलिटी की पहचान होता है। वट एवर यू राइट इज द थिंग दैट डिवेल्स इनसाइड यू। जो आप लिखते हैं वो आपके अंदर से आती है और आपकी पर्सनैलिटी को शो करती है।
तो प्रेज आप पेपर चेकर के सामने बैठे नहीं होते, लेकिन वो आपका पेपर पढ़ के समझ जाता है कि ये बच्चा या बच्ची किस पर्सनैलिटी के मालिक हैं। फॉर पर्सनैलिटी आई मीन्स योर मेंटल अप्रोच। तो प्रेजेंटेशन आपकी साफ सुथरी, अच्छे तरीके से खूबसूरत होनी चाहिए, रंग बिरंगी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, डिसेंट तरीके से होनी चाहिए। 10वां पॉइंट है आपका, मस्ट इंश्योर रिलेवेंसी। आई वुड से दिस इज द मोस्ट important point. This is the most important point. This is the most important point. Ensure relevancy. Relevancy is the key in essay. आप relevant हैं तो आप पास हैं। आपने irrelevancy create की, you are gone. Let me repeat, this is the most important point. Must ensure relevancy. कहीं इधर उधर भटक ना जाए लिखते हुए, स्पेशली आप आउटलाइन में। नंबर 11 पॉइंट है, लेंथ शुड बी एज पर डिमांड ऑफ द टॉपिक। आपकी जो लेंथ है आपकी ऐसे की, वो टॉपिक का जो डिमांड है। लेट मी जस्ट गिव यू अ रफ लेंथ आइडिया। आपके पैराग्राफ्स कम से कम 16 से 18 होने चाहिए। कम से कम 18 पैराग्राफ्स आपके ऐसे के होने चाहिए, 16 से 18। अगर बहुत ज्यादा मुश्किल टॉपिक है, अगर ये आपको लग रहा है कि इस पे सिर्फ 16 पैराग्राफ बन सकते हैं, तो वो भी पास हुए हैं 16 पैराग्राफ्स वाले लोग भी। अगर आपके लगता है कि इजी टॉपिक है, आप 18 से 20 पैराग्राफ्स लिख सकते हो, वो भी पास होते हैं लोग। तो इसकी कोई वो नहीं है स्पेसिफाइड, जिस तरह आपको वर्ड्स दिए गए हैं वर्ड्स। आप एक बात और मैं क्लियर कर दूं, कोई भी ऐसे के पेपर में वर्ड्स गिनता नहीं है। किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि आपके वर्ड्स काउंट करेंगे बैठ के कि 2000 वर्ड्स पर लिखा है 3000। नोबडी काउंट्स, नोबडी बोदर्स टू काउंट। आपकी एक स्टैंडर्ड 16 से 18 पैराग्राफ्स का लॉजिकल अच्छा डिसेंट किस्म का ऐसे हो, नोबडी काउंट्स लेंथ, क्वालिटी इज काउंटेड। क्वालिटी अच्छी हो, आपका ऐसे पास हो जाएगा। क्वालिटी नहीं है, बहुत ज्यादा 25 पैराग्राफ लिख लिए, 4000 वर्ड्स पे लिख लिया, फेल हो जाएगा। वर्क ऑन इट। नंबर 12 है, अवॉइड मेकिंग टू एक्सटेंसिव एंड अननेसेसरीली लेंदी आउटलाइंस। अपना भी टाइम बचाएं, एग्जामिनर का भी टाइम बचाएं। सिंपल सी, डिसेंट सी, अच्छी सी आउटलाइन बना लें, आपको ऐसे के लिए टाइम बच जाएगा। लेकिन उसका मकसद ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही 5-8 पॉइंट लिख के शुरू हो जाएं। एक डिसेंट किस्म की, स्टैंडर्ड किस्म की आउटलाइन बना लें, सिर्फ मेन पॉइंट्स लिख लें भी, नो इशू। आपका एग्जामिनर आपको पास कर लेगा। फिर आप ऐसे अच्छा लिखें, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करें। 13 नंबर पॉइंट है, ट्राई टू फैसिलिटेट एग्जामिनर बाय राइटिंग क्लियर आइडियाज इन योर आउटलाइन। अब आउटलाइन का मकसद ये होता है कि आप अपने आप को भी फैसिलिटेट करते हो, क्योंकि आपको पैराग्राफ लिखने के टाइम सिर्फ पूछे से पॉइंट देखना पड़ता है, सोचना नहीं पड़ता कि क्या लिखूं। आप एग्जामिनर को भी फैसिलिटेट करते हो, आप उसको बताते हो कि आपका ऐसे किस बुनियाद पे लिखा जा रहा है, आपके ऐसे का स्ट्रक्चर कैसा है। तो ये दोनों इसके मकासद हैं।
14 नंबर पॉइंट है अवॉइड वेग आर्ग्यूमेंट्स, खामखा की सुनी सुनाई बातें, इररिलेवेंट किस्म की बातें, स्वीपिंग स्टेटमेंट्स या इलॉजिकल किस्म की बातें, जाहिलाना किस्म की बातें, अनएजुकेटेड किस्म की बातें। कुछ लोग बोल बोल भी रहे होते हैं, एस्पायरेंट्स होते हैं, लेकिन ऐसे में कभी भी नहीं करनी, क्योंकि आप उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर पाओगे विदाउट नॉलेज। आपने बिल्कुल तौल के बात करनी है, मेच्योरिटी के साथ बात करनी है। आप इमेच्योर बात नहीं कर सकते ऐसे में। आपने इस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। वेग, वेग का मतलब क्या है? एनीबडी हु कैन जस्ट टेल मी द मीनिंग ऑफ वेग। धुंधली, इसको कहते हैं। हाँ, अननेसेसरी, अनक्लियर लिख रहे हैं आप लोग। इसका इसका जो है धुंधली किस्म की बातें हैं। ये आपने सही लिखा है, क्लैरिटी ना हो उसमें। अगर वो बात बात में क्लैरिटी नहीं है, आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते। डू नॉट, 15 नंबर पॉइंट है। ये मैंने आपको जस्ट इसीलिए पूछा था इसकी मीनिंग, कि मैं देख रहा था कि कहीं कोई सो तो नहीं गया, तो थैंक यू फॉर टेलिंग मी। 15 नंबर पॉइंट है डू नॉट गिव एरोज एंड ब्रैकेट्स, दे गिव रफ लुक टू योर आउटलाइन। कुछ लोग क्या करते हैं, तीर के निशान दे के पॉइंट्स लिखते हैं। इधर से तीर आया, पॉइंट नंबर 1, दूसरा तीर पॉइंट नंबर 2, तीसरा तीर, कोई ऊपर से तीर आके नीचे खत्म हो रहा होता है, कोई सीधे सीधे तीर लगाते हैं, कोई इक्वल टू के साइन लगा के तीर लगाते हैं, कोई खामखा की ब्रैकेट्स में लिखते हैं, कोई बहुत बड़ी बड़ी मोटी मोटी किस्म की हेडिंग्स देते हैं। अवॉइड दिस मैस, इस तरह की मैस क्रिएट नहीं करनी। सिंपल पॉइंट्स की शक्ल में, 1 2 3 की शक्ल में, ABCD की शक्ल में, आप सिंपल पॉइंट्स की शक्ल में आप उसके पॉइंट्स लिख सकते हैं। कोई जरूरत नहीं है फ्लावर्स बनाने की और एरोज देने की और ब्रैकेट्स लगाने की और ज्यादा फनकारियां करने की। डिसेंट तरीके से आपकी वो चीजें बहुत रफ लुक देती हैं, या आपकी ऑर्गेनाइज्ड माइंड को वो शो नहीं करती। अवॉइड स्वीपिंग स्टेटमेंट्स, वही बातें, हवाई बातें नहीं करनी। आउटलाइन मस्ट बी वेल ऑर्गेनाइज्ड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको ये पता हो कि कौन सी बात पहले करनी है, कौन सी बात बाद में करनी है, कौन सी बात ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन सी बात कम इम्पोर्टेंट है। आपने सपोज फॉर एग्जांपल आपका वाटर क्राइसिस के ऊपर आ गया और आप ऑर्गेनाइज नहीं है, आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग कर ली, आपने आउटलाइन रफ बना ली, फेयर बनाने आ गए, आपने इंट्रोडक्शन के बाद स्टार्ट कर दिया, सपोज वेरिएबल लगाया, हाउ टू रिजॉल्व वाटर इश्यूज, दिस इज अनऑर्गेनाइज्ड। आपने आखिर में जाके लिख दिए, पहले सॉल्यूशंस दे दिए, फिर कंसिक्वेंसेस दे दिए, आखिर में जाके लिखा व्हाट आर वाटर इश्यूज। कंप्लीटली अनऑर्गेनाइज्ड। ये तो मैंने मेन वेरिएबल्स का बताया, सब वेरिएबल्स भी इसी तरह ही हैं, सब पॉइंट्स भी इसी तरह ही हैं। कि आपने फॉर एग्जांपल आपकी वुमेन एम्पावरमेंट में उसकी एजुकेशन, उसकी इकोनॉमिक फ्रीडम, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है बजाय उस दूसरी चीजों के। तो इम्पोर्टेंट और अन इम्पोर्टेंट में आपने फर्क करना है, ऑर्गेनाइज्ड रहना है, डिसेंट तरीके से पॉइंट्स को लेके जाना है, अच्छी और वैलिड किस्म की आउटलाइन बनानी है।